नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड का हमारा जो पाठ 8 है वो चल रहा था झांसी की रानी। इससे पहले हम लोग इसके बारे में जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उसका जो जीवन परिचय उसे हम लोग पढ़ चुके हैं और इस कविता को भी हम आरंभ कर चुके हैं कि किस तरह सन 1857 का जो संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, एक तरह से उसको कहते हैं क्रांति हुई थी। उसके अंदर जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उसने किस तरह से अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था। तो ये जो कविता है झांसी की रानी, इसके अंदर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी वीरता, उनके शौर्य और पराक्रम, साहस का जो वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने एक एक घटना को यहाँ उभारा है। देखिए, अभी आप सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। हमने अब से जो पिछला वीडियो था उसके अंदर उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यानी कि जब झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई रानी बनकर आई थी तो मानो झांसी का जो भाग्य है वो उदित हो गया था, बड़ा सौभाग्य था। और महलों के अंदर अत्यधिक क्या छा गई थी? प्रसन्नता छा गई थी। किंतु जो काल गति है, समय का जो परिवर्तन है, वो अपने साथ साथ सौभाग्य को छोड़कर दुर्भाग्य को ले आया। चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यानी कि काली घटा से मतलब है यहाँ दुख की घटाएं, अर्थात दुर्भाग्य जो आ गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। मानो जो नसीब था, भाग्य था, उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में, यानी कि जो तीर चलाने वाले हाथ हैं उनके हाथों में मानो चूड़ियाँ जो है वो कब शोभा पाई थी। रानी विधवा हुई हाय। और कुछ ही दिनों में जो लक्ष्मीबाई है वो क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। विधि को भी नहीं दयाई और विधय यानी कि विधाता ईश्वर को भी उनके ऊपर इस बात की कोई दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जो, और जो राजा गंगाधर राव थे वो निसंतान मरे। रानी शोक समानी थी और रानी जो है वह दुख के समान डूब गई और पूरी तरह दुखी हो गई। तो ये वाला पद हम लोग इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखा हो तो। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ है बेटा, 6ठे नंबर पर ये पढ़ रहे हम लोग। भुजा दीप झांसी का तब डल ओजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेजी दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का मतलब है कि जब झांसी का जो दीप है, ठीक है, वो बुझ गया, अर्थात झांसी का जो राजा थे गंगाधर राव, उनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो बुझा दीप झांसी का, तो मानो झांसी राज्य का जो दीपक है वो बुझ गया। तब डल होजी मन में हर्षाया, और जो डल होजी है उस समय वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डल होजी जो था उसने राज्य हड़प नीति यानी कि गोद निषेध नीति एक लागू की थी, जिसका मतलब ये होता था अगर किसी भी राजा या किसी भी राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, मतलब राजा की मृत्यु होने पर उसका बेटा राज्य पर क्या करता है? शासन करता है। अगर किसी राजा की निसंतान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं होता है, तो उस राज्य को जो अंग्रेजी सरकार थी वो अपने राज्य में क्या कर लेती? विलीन कर लेती थी। तो झांसी के अंदर भी आप ये देखिए कि जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी तो उनके कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। तो इस आधार पर झांसी का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो कहने का मतलब है कि झांसी का जो दीपक जब बुझ गया, अर्थात वहां के राजा गंगाधर राव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस बात से जो डल होजी है वह प्रसन्न, मन में हर्षाया, अर्थात मन में अत्यधिक क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हो कि ये जो पद हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर रानी की जो शोकपूर्ण स्थिति है, दुख की स्थिति है, और अंग्रेजी शासन की जो कपटपूर्ण नीति है, छल कपट करने की नीति है, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। भुजा दीप झांसी का दब डल होजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर पाया। और राज्य को हड़पने का उसने यह एक अच्छा अवसर पाया और उसने फौरन
तुरंत ही फौजें भेजी दुर्ग पर, और उस पे दुर्ग पर अपना कब्जा करने के लिए डलहौजी ने तुरंत क्या भेज दी, फौज भेज दी और अपना झंडा फहराया, और वहां पर अपने झंडे को उसने क्या कर दिया, फहरा दिया, लावारिस का वारिस बनकर। यानी कि उस झांसी इस समय क्या हो गई थी, लावारिस हो गई थी। क्यों? क्योंकि गंगाधर राव की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और उनके कोई संतान नहीं थी। तो उस समय उस लावारिस झांसी का वो वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य जो था झांसी आया, जो ब्रिटिश शासन थे अर्थात जो अंग्रेजी हुकूमत है वो उसके वारिस बनके, उसके हकदार बनके, उसके मालिक बनके, और इस समय वहां पर आए थे। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, और इस स्थिति को जो है, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने अत्यधिक दुखी होकर आंसुओं से रोते हुए इस चीज को देखा। झांसी हुई वीरानी थी। इस समय जो झांसी है वो दूसरे के क्या हो गई, वीरान हो गई है, अधीन हो गई है, वीरान हो गई है, ठीक है ना। झांसी हुई वीरानी थी। इस समय जो झांसी है, वीरानी का मतलब आप लिखेंगे दूसरे की। इस समय जो झांसी है वो किसी दूसरे की हो गई है। वो उसने अपनी अश्रुयुक्त आंखों से देखा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेलखंड के हर बोले, यानी कि जो गीत गाने वाले लोग हैं उनके मुंह से हमने ये सुना है कि झांसी के अंदर एक मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी थी। उसने अंग्रेजों के साथ में बड़ी वीरता से, साहस के साथ उनके साथ क्या किया, युद्ध किया। तो देखिए यहाँ इसमें कठिन शब्द कुछ है नहीं, लेकिन जब आप व्याख्या करेंगे बच्चों, ये ध्यान रख लेना, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको व्याख्याओं की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। व्याख्याओं की प्रैक्टिस आपको फेयर कॉपी में नहीं करनी है, रफ कॉपी के अंदर करनी है बच्चों। रफ कॉपी के अंदर आप प्रसंग, व्याख्या और विशेष टिप्पणी, इन 3 बिंदुओं पर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और व्याख्या करने के बाद मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर दिखाएं, ताकि कोई गलतियां हो, कोई दिक्कत आए तो उसमें करेक्शन किया जा सके। तो देखिए जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है, क्षितिज के पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से उद्धृत है या लिया गया है। इस पद्यांश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो शोक यानी कि दुख की स्थिति है और अंग्रेजों की जो कपटपूर्ण नीति है उसका चित्रण किया है। फिर आप लोग व्याख्या करना शुरू कर देंगे कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो पति हैं गंगाधर राव, उनका निधन हो गया, और उनके निधन हो जाने से जैसे झांसी राज्य का जो दीपक है वो बुझ गया हो, झांसी राज्य का जो दीपक बुझ गया हो, और उनका जो निधन है वो निराशा और झांसी के लिए दुख का कारण सिद्ध हुआ। किंतु जो अंग्रेजी शासक था डलहौजी, उसने इसे भी प्रसन्न हुआ, इसे भी एक प्रसन्नता की बात समझी, क्योंकि उसे झांसी राज्य को अपने अधिकार में लेने का क्या मिल गया, एक अच्छा अवसर मिल गया, और उसने बिना देरी करे तुरंत ही वहाँ फौज भेज दी और उस दुर्ग पर, झांसी के किले पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उसने वहाँ फौज भेज दी और वहाँ अपना झंडा फहरा दिया। झांसी राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए डलहौजी स्वयं ही राज्य का क्या बन गया, मालिक बनकर वहां आया था। रानी लक्ष्मीबाई ने जब यह घटनाक्रम दुख के कारण अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से देखा और उसे लगा कि अपनी झांसी आज क्या हो गई है, पराई हो गई है, दूसरों की हो गई है। और कवयित्री कहती है कि जब जानकारी, ये जो जितनी भी जानकारी है ये हमें बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से प्राप्त हुई है, और ये भी सुना है कि मर्दानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खूब युद्ध किया था। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई की दुखपूर्ण स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, और डलहौजी की जो मनमानी और उनकी हृदयहीनता थी उसके ऊपर व्यंजना की गई है। ठीक है, तो ये आप लोग बड़े अच्छे से कर लेंगे। फिर हम लोग इसके अंदर विशेष टिप्पणी लिख लेंगे कि इसकी भाषा जो है सरल है, सुबोध है, प्रवाहमयी है। ठीक है, कविता में ओजस्विता है, ओज गुण का प्रयोग किया गया है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, इस तरह से आप बता सकते हैं। साथ ही इसमें डलहौजी की जो हृदयहीनता है उसके ऊपर व्यंजना की गई है, अंग्रेजों की कपटपूर्ण नीति का चित्रण किया गया है। इस तरह आप लोग जो विशेष टिप्पणी आती है उनका आप लोग वर्णन कर देंगे। ठीक है, इससे आगे सुनिए बच्चों। अनु ने विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। यानी कि आप इसमें यह समझिएगा, ये जो घटनाक्रम अभी आने वाला है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे
तो उन्होंने यहाँ के राजाओं से, नवाबों से बहुत प्रार्थना करी, विनती करी, ठीक है ना, तब जा कर के भारत में उनको व्यापार करने के लिए जगह दी गई। लेकिन अब ये यहाँ आकर के इतने हृदयहीन और कठोर हो गए, इतने छल कपटी हो गए कि उनके सामने अनुनय विनय करने से, प्रार्थना करने से अंग्रेज लोग पिघलते नहीं हैं, बल्कि और भी ज़्यादा वो कपटपूर्ण नीति से यहाँ के लोगों को दुखी कर रहे हैं। तो कह रहे अनुनय विनय नहीं सुनता है कि ये जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजों से प्रार्थना करने से ये लोग पिघलते नहीं हैं। उनकी जो स्वार्थपूर्ण नीति है, स्वार्थपूर्ण नीति है, माया है, विकट फिरंगी की माया, ठीक है ना, ये अत्यधिक कठोर और अमानवीय हो गई थी। यानी कि यहाँ अंग्रेजों की जो संकीर्ण सोच है, संकीर्ण मानसिक स्थिति है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसमें चाहो तो नोट कर सकते हो कि इस पद्यांश में अंग्रेजी शासकों की संकीर्ण मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। संकीर्ण यानी कि छोटी मानसिक सोच, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखो, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। यानी कि जब ये भारत में आए थे, व्यापारी बनकर आए थे और ये हमसे दया चाहते थे, दया प्रार्थना करके यहाँ पर आए थे। लेकिन आज उसके विपरीत इन लोगों के सामने जब कोई प्रार्थना करते हैं या कुछ अनुनय विनय करते हैं तो उससे ये अंग्रेज लोग पिघलते नहीं हैं, बल्कि इनके अंग्रेजों की जो स्वार्थपूर्ण कपटपूर्ण माया है वो बहुत ज़्यादा कठोर और अमानवीय है। पहले जब ये अंग्रेज भारत आए थे तब ये व्यापार के लिए भारत में दया चाहते थे, और अब भारतीय लोगों की प्रार्थना पर भी ये लोग पिघलते नहीं हैं। अब तो उन्होंने इस देश में अपनी स्थिति को क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया है। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। यानी कि डलहौजी ने जो है पूरे देश के अंदर अपना पैर पसार लिया, अर्थात इस समय जो अंग्रेजों की स्थिति है वो भारत देश में बहुत मजबूत हो गई है। अब तो मानो उनका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, बदल गया है, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो राजाओं नवाबों को भी उसने अपने पैरों से ठुकराया, और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने यहाँ के जो राजा थे, नवाब थे, उनको भी उन्होंने ठुकरा दिया, अर्थात उनको भी अपमानित कर दिया। रानी दासी बनी है यह दासी अब महारानी थी। यानी कि लक्ष्मीबाई जो उस समय महारानी थी वह भी दासी बन गई थी, अर्थात अंग्रेजों के अधीन थी। ये बात हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुनी थी। लेकिन लक्ष्मीबाई जो थी मर्दानी थी और युद्ध में अपने पराक्रम से उसने खूब अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था, ऐसा हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुना था। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया बच्चों कि अनुनय विनय नहीं सुनता था, कि जो अंग्रेज लोग हैं भारत के लोगों की प्रार्थना से नहीं पिघलते थे। विकट फिरंगी की माया, और ये जो अंग्रेज लोग थे इनकी तो छल कपट की जो माया है वो बहुत ही स्वार्थपूर्ण और अमानवीय थी। और एक समय था जब ये व्यापारी बनकर के यहाँ आए थे और यहाँ के लोगों से, यहाँ के राजाओं से अनुनय विनय करके यानी कि दया चाहते थे व्यापार करने के लिए। लेकिन डलहौजी ने, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उनका जो शासन है बहुत मजबूत हो गया है और उन्होंने इस देश के हर जगह पर अपने पैर पसार लिए हैं। इस समय उनका जो व्यवहार है पूरी तरह बदल गया है। वो ऐसा हो गया है कि यहाँ के जो राजा हैं, नवाब है, उनको भी अपने पैरों से ठुकरा दिया है, अर्थात उन्हें भी अपमानित कर दिया है। रानी दासी बनी ये दासी अब महारानी, कि जो लक्ष्मीबाई इस झांसी की जो महारानी थी, लेकिन अब जो है वो भी उनकी क्या बन गई, दासी बन गई, अर्थात जो झांसी है वो भी अंग्रेजों के क्या हो गया, अधीन हो गया। ऐसा हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से ये बात सुनी है। और ऐसा भी सुना है कि अंग्रेजों के साथ में मर्दों की तरह लड़ने वाली ये झांसी की रानी अपने पराक्रम साहस से अंग्रेजों के साथ खूब युद्ध किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे है बच्चों, छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बातों में। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि अंग्रेजों की जो छल नीति है उसका वर्णन यहाँ पर कवयित्री कर रही है कि अंग्रेजों ने किस तरह से छल कपट करके और भारत देश के कई राज्य उन्होंने अपने हड़प लिए थे। मैंने डलहौजी के बारे में बताया ना कि डलहौजी की हड़प नीति थी, तो वह जो भी उत्तराधिकारी नहीं होता था उसे अपने राज्य में, अपने शासन में, ब्रिटिश शासन में क्या कर लेते थे, विलीन कर लेते थे। तो इसी तरह उन्होंने देखिए छीनी राजधानी दिल्ली की। सबसे पहले उन्होंने राजधानी दिल्ली को छीन लिया। कौन कौन से उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। तो कवयित्री
यहाँ इस पद में वर्णन करती है कि अंग्रेजों ने अपनी छल नीति से भारत की राजधानी दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। लखनऊ बातों बातों में, और जो लखनऊ है वो तो उन्होंने बहुत कम समय में बहुत आसानी से बातों ही बातों में जीत लिया। बातों बात में मतलब बहुत सरल तरीके से, मुहावरा है, बातों ही बातों में मतलब बहुत आसानी से बहुत सरल तरीके से उन्होंने लखनऊ जो है वो जीत लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, और जो पेशवा जी थे, बाजीराव पेशवा थे, उनको बिठूर के अंदर क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। ये घटनाएं वर्णन कर रहे हैं कि जो बाजीराव पेशवा जी है उन्हें भी छल कपट से अंग्रेजों ने बिठूर के अंदर कैद कर लिया था। हुआ नागपुर का भी घात, और जो नागपुर है उसे भी बहुत चोट पहुंचाई थी, उसके ऊपर भी क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था और उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। और उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसाती, यानी कि इन राज्यों की, ये कौन कौन से राज्य की बात आ रही है, उदयपुर तंजौर और सतारा और कर्नाटक की रियासतों की तो बात ही क्या, अर्थात ये रियासतें तो बहुत आसानी से बिना बल के ही इन रियासतों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, वे तो आसानी से जीत लिए गए। आगे कहता है, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्रपात, और यही नहीं कि यहाँ पर जो सिंध है, पंजाब है, ब्रह्म देश है, ये कुछ मजबूत थे लेकिन उनके परास्त होने की संभावना नहीं थी, किंतु अंग्रेजों ने उन पर भी जैसे वज्रपात कर दिया था। यानी कि सिंध, पंजाब और ब्रह्म देश जो हैं ये थोड़े मजबूत देश थे, इनकी संभावना नहीं थी कि इन्हें जल्दी से परास्त किया जा सके, लेकिन इनके ऊपर भी जैसे वज्रपात कर दिया हो, वज्र से गहरा प्रहार कर दिया हो, अर्थात इन्हें भी जीत लिया गया, अधीन कर लिया गया। ठीक है, बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी है। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी ऐसी स्थिति है, ऐसी ही कहानी थी। और ये बातें हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ बड़े साहस के साथ युद्ध किया था। ये बात हमने हर जो झांसी के हर बोले हैं, बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं, उनके मुख से हमने यहाँ ये बातें सुनी हैं। तो यहाँ इस पद के अंदर बच्चों कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अंग्रेजों की जो छल कपट नीति है उसका वर्णन करते हुए बताया है कि अंग्रेजों ने अपनी छल कपट नीति के आधार पर इस देश के कई राज्यों को उन्होंने अपने शासन में क्या कर लिया था, विलीन कर लिया था, उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये देखिए 3 पद हम लोग व्याख्या के लिए पढ़ चुके हैं, अभी पिछले में भी 3 पढ़े थे, इसमें भी 3 पढ़ रहे थे, एक और पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो ये 4 जो हैं ये पद हो जाएंगे आज के। ठीक है, रानी रोई रनिवासों में। अब देखो रनिवास क्या होता है, शब्द लिख लीजिए। रनिवास का मतलब होता है कि जहां पर रानी रहती है, रानी के रहने की जो जगह होती है, महल होते हैं, उन्हें रनिवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रानी रोई रनिवासों में। अब रानी अपने रनिवासों में क्यों रो रही है, क्योंकि जो उनके पति होते थे, यानी कि उनके जो पुरुष होते थे, पति होते थे, वो तो अंग्रेजों के साथ साथ लड़ते लड़ते क्या हो गए, मर गए थे। ठीक है, या राज्य हड़प लिया गया था, लेकिन उनकी जो रानियां थी वो रनिवासों में रोती थी, बेगम गम से थी बेजार। और जो बेगमें थी, नवाबों की जो बेगमें थी, वो गम के मारे, दुख के कारण से अत्यधिक क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, और उनके जो गहने हैं, यानी कि जो उनके आभूषण हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो कलकत्ता के बाजार में क्या कर दिए जाते थे, नीलाम कर दिए जाते थे, उन्हें बेच दिया जाता था। ठीक है ना, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और अंग्रेज जो लोग हैं वो अखबारों के अंदर सरेआम बिना झिझके हुए वो अखबारों के अंदर इस तरह के विज्ञापन छापते थे कि रानी के कपड़े जो हैं, उनके जो आभूषण हैं वो नीलाम किए जाएंगे, इस तरह के विज्ञापन वो छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार, यानी कि इस तरह कहते हैं कि नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के आभूषणों की, और लखनऊ के 9 लखा हार, एक बहुत कीमती हार होता है 9 लखा, आपने गाना भी सुना होगा, मुझे 9 लखा मंगा दे सैया दीवाने, 9 लखा, यानी कि बहुत कीमती हार होता है। तो वो कहने का मतलब है नागपुर के जेवर और लखनऊ के 9 लखा हार जो है, इस तरह से उनके विज्ञापन छपते थे कि इनको खरीदिए, इनको बेचे जाएंगे। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। ठीक है, इस तरह पर्दे के अंदर रहने वाली रानी और बेगमें जो हैं,
इस तरह से परदेसी यानी कि विदेशी लोगों के हाथ में अपनी एक तरह से इज्जत बेच रहे थे और ये उनके लिए बड़े ही शर्म की बात थी, लज्जा की बात थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने ये कहानी कई बार सुनी है कि झांसी के अंदर मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की एक रानी थी जिसने अंग्रेजों के साथ बहुत पराक्रम के साथ में युद्ध किया था। तो एक बार वापस सुन लीजिए, इसमें जो शब्द आ रहे हैं रनिवास, इसे नोट करना चाहो तो लिख लो बच्चों। रानियों के रहने का जो स्थान था उस स्थान को क्या बोला जाता है? रनिवास बोला जाता है। बेगम यानी कि जो बादशाह नवाब होते थे उनकी पत्नी को, मुस्लिम वर्ड है, उनकी पत्नी को क्या बोलते थे? बेगम बोलते थे। ठीक है। गम, गम का मतलब होता है शोक यानी कि दुख। ठीक है। और बेजार, बेजार शब्द जो लिखा हुआ है बच्चों, इस बेजार का मतलब होता है परेशान। बेजार शब्द का अर्थ क्या है? परेशान। सरेआम, खुलेआम, खुल्लम खुल्ला, सरेआम। नीलाम छापते थे, नीलामी के विज्ञापन छापते थे, नीलामी के विज्ञापन छापते थे। 9 लाख हार यानी कि एक बहुत कीमती हार है। पर्दे की इज्जत यानी कि पर्दे में रहने वाली रानियों का जो सम्मान था वो आज खुले बाजार के अंदर किस तरह से नीलाम किया जा रहा था। ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिए, वही प्रसंग की बात आएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पद्यांश में अंग्रेजों की हड़प नीति और उनकी विस्तार नीति का वर्णन किया है। साथ ही उनके द्वारा जो रानी और बेगमों के जो आभूषण होते थे या उनके जो कपड़े होते थे उन्हें किस तरह बाजारों में नीलाम किए जाते थे उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवयित्री कहती है कि भारत के हिंदू और मुसलमान राजा अंग्रेजों के द्वारा सताए गए थे, अत्यधिक दुखी किए गए थे, अर्थात उन्हें परास्त कर दिया था, हरा दिया था। इसके कारण से उनकी जो रानी थी, उनकी जो बेगमें थी, वो रनिवासों में क्या रहती थी? दुखी रहती थी। बेगमों का तो गम के मारे बहुत बुरा हाल था, बहुत खराब हाल था। अंग्रेज उनके राज्य के कपड़ों आभूषणों को कलकत्ता के बाजारों में नीलाम कर देते थे और अंग्रेजों के समाचार जो पत्र थे वो नीलामी की खबरें जो है बिना किसी हिचक के अखबारों में छपवाते थे। उनका ये जो आचरण था, उनका ये जो व्यवहार था, वो रानियों को, बेगमों के लिए और भी ज़्यादा शर्मिंदगी पैदा करने वाला था। वे अखबारों में इस प्रकार के विज्ञापन छपवाते थे कि नागपुर के जेवर तथा लखनऊ के 9 लखा हार खरीदिए, नागपुर के जेवर और लखनऊ के 9 लखा हार खरीदिए, इस तरह के वो विज्ञापन छपवाते थे। कवयित्री कहती है कि कहाँ तो रानियां और बेगमें पर्दे में रहती थी, किंतु उनके कपड़े और गहनों की नीलामी के विज्ञापन अखबारों में छापे जाने से मानो उनकी इज्जत की ही बिक्री की जा रही हो, ऐसा उन्हें लगता था। ये सभी बातें हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुनी थी। ये भी सुनते थे कि लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह बहुत बहादुरी के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। इस तरह से यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में वर्णन किया है। तो बच्चों, अभी हम लोग केवल इतना ही पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग। इतना काम आपको दिया जा रहा है कि भाई आप अपनी प्रैक्टिस कर सको, अच्छे से सीख सको, पढ़ सको। इसलिए आप अपने रजिस्टर के अंदर व्याख्या करने की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि 6 नंबर की व्याख्या आती है 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में, ध्यान रख लेना। 6 नंबर की व्याख्या गद्य में आती है और 6 नंबर की पद में आती है। तो ये तो हमें मालूम है कि 12 नंबर का मटीरियल है, ये 12 नंबर जो हैं हमें प्राप्त करने ही है। इसलिए दोनों तरह की जो व्याख्याएं हैं वो हम अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी हमारे सामने ना आए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली बार इस कविता की बाकी अंश को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।